अब यार 3 ब्लॉक प्रॉब्लम सब तो अब हो जाएगा ना 3 ब्लॉक प्रॉब्लम। HC वर्मा वाला जो क्वेश्चन बोला था मैंने, कितने लोग किए हैं? HC वर्मा का एक 3 ब्लॉक प्रॉब्लम बोला था मैंने करने के लिए। हाँ, कब दिया था? अरे भाई नेट पे भी मिल जाता है यार। चलो सही है, सही। चलो देखो यार, अब कुछ सवाल करेंगे ये फ्रिक्शन वगैरह से रिलेटेड, और उसके बाद हम लोग ये, अच्छा नहीं कर पाए तो बताने की जरूरत नहीं है भाई। चलो यार देखो, उसके बाद फिर सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखो, यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास दे रखा है 2 kg, और इसके ऊपर एक और ब्लॉक है जिसका मास दे रखा है 1 kg। ये एक पुली के थ्रू जो है ऐसे अटैच्ड है। यहाँ पे हम लोग एक F फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और यहाँ पे भी म्यू के बराबर है। हमें ये दिया हुआ है, लिखो सवाल, द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स, सवाल लिखो एक बार, द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स required to move A, the minimum horizontal force required to move A is 25 Newton, is 25 Newton, ऊपर वाला। Then find the value of mu, find the value of mu। चलो एक बार ट्राई करो एक बार, find the value of mu, म्यू की वैल्यू बतानी है अपने को। मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स जो रिक्वायर्ड है वो 25 न्यूटन है, हमें म्यू की वैल्यू बतानी है। फ्रिक्शन का डायरेक्शन दोनों पे क्लियर है, किस डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन? ऊपर वाले पे किधर लगेगा, और नीचे वाले पे इधर की तरफ, और नीचे भी इधर ही लगेगा। ठीक है, तो चलो देखो यार, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 25 न्यूटन के बराबर। कुछ नहीं, यहाँ पे 2 इक्वेशन बनाना रहेगा बस। इसके ऊपर 25 लग रहा है, इधर की तरफ एक टेंशन टी लगेगा, यहाँ पे भी टेंशन टी लगेगा, और जब ये स्लाइड होना शुरू होगा तो इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे, यानी F1 ले रहा हूं मैं, और इसके ऊपर फ्रिक्शन इधर की तरफ, यही F1 लगेगा। हाँ या नहीं? डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्लियर है सभी को? अगर ये स्लिप होगा तो ऑब्वियस बात है इसमें फ्रिक्शन पीछे और इसमें फ्रिक्शन इधर की तरफ। ये क्लियर है सभी को? हाँ या नहीं? फटाफट बोलो, ये क्लियर है सभी को? और जब अगर ये स्लाइड होना शुरू होगा तो इसपे एक और फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में लगेगा, F2। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 25 इक्वल्स टू, जस्ट ये मूव करना शुरू हुआ है तो 25 इक्वल्स टू F1 प्लस टी के बराबर। हाँ या नहीं? 25 इक्वल्स टू F1 प्लस टी, जस्ट ये मिनिमम फोर्स बोल रखा है। तो इस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 25 इक्वल्स टू म्यू इंटू एम जी की वैल्यू 10 प्लस किसके? टी। एक इक्वेशन ये आया। दूसरा, इस वाले केस में अगर देखें तो क्या लिख सकते हैं कि जस्ट ये भी स्लाइड होना शुरू हुआ है, यानी t इक्वल्स टू F1 प्लस किसके? F2 के बराबर। यानी ये t इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा? तो F1 की वैल्यू किसके बराबर? तो 10 इंटू म्यू, और प्लस F2 की वैल्यू किसके बराबर? 30 इंटू म्यू। हाँ या ना? तो ये हो जाएगा 40 म्यू, यानी यहाँ से अगर देखें 40 म्यू, तो t की वैल्यू पुट करो, 25 इक्वल्स टू 40 प्लस 10, यानी 50 म्यू के बराबर। म्यू की वैल्यू किसके बराबर? 0.5। कितने लोगों का आंसर सही था? कितने लोगों का आंसर सही था?
टेंशन चाहो तो टेंशन की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, हाँ या ना? कितने लोगों का सही था? एक बार यस का मैसेज भेजो। चलो अगला सवाल लिखो। T2 की डायरेक्शन कैसे पता चली? एक बार देखो टेंशन किधर लगेगा। T2 बोल रहे हो, T2 कहाँ है भाई? F2 की वैल्यू, F2 यार एक बात बताओ, अगर ये स्लिप होगा तो ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन किधर लगेगा इस पे? पीछे के डायरेक्शन में। हाँ रिपीट कर देता हूँ मैं एक बार, पहले ये चीज देखो, फ्रिक्शन तो पीछे ही लगेगा ना अगर ये स्लिप होना शुरू हुआ है। ध्यान से देखो एक बार, सवाल ये बोल रखा है कि 25 न्यूटन इधर लग रहा है इसको मूव कराने के लिए, तो यार टेंशन तो पीछे लगेगा, और जो फ्रिक्शन ये इसके ऊपर स्लाइड हो रहा है यानी फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे, और इसके ऊपर फ्रिक्शन इधर की तरफ, और ये जब स्लाइड होना शुरू होगा तो फ्रिक्शन इस पे किधर की तरफ? पीछे, और जस्ट स्लाइडिंग वाला केस है तो उस समय ये जो फोर्स होगा ये इन दोनों के सम के बराबर, और ये फोर्स इन दोनों के सम के बराबर। क्लियर हो गया? चलो अगला सवाल लिखो। यहां पे एक कार्ट है, इसका मास दे रखा है कैपिटल एम, ये एक्सेलरेशन ए है, और ये एक स्मॉल एम मास है। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है, हमें ये फाइंड करना है। F2 पीछे क्यों लगा? एक बात देखो बेटा, जब अगर ये, अच्छा एक बात बताओ, टेंशन T जो है इधर की तरफ लगाएगा इसको, ये स्लिप किधर होने की टेंडेंसी है इसको? ये अगर मूव करेगा तो ये भी मूव करेगा, हाँ या ना? अगर ये मूव करना शुरू किया तो ये भी मूव जरूर करेगा, और ये किधर मूव कर सकता है? फ्रिक्शन इसको इस डायरेक्शन में तो ला नहीं सकता, कौन मूव कराएगा? टेंशन, और टेंशन इधर की तरफ लगाएगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे की तरफ। चलो इस वाले में लिखो, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, find the minimum value of a so that, find the minimum value of a so that small m mass will not, small m mass will not slip on capital M, small m mass will not slip on capital M। ये दिया हुआ है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए सो दैट स्मॉल m mass will not slip on capital M। देखते हैं आंसर। फ्रिक्शन भी तो मूव करा सकता है, ये कब मतलब अभी तक पूरा खत्म हो गया उसके बाद देखो, मैंने पहले ही बताया था बेटा फ्रिक्शन के बारे में सही तरीके से सोचना जरूरी है। फ्रिक्शन कभी चाहता ही नहीं है कि दो सरफेस के बीच स्लिपिंग हो, इसीलिए खुद से वो कभी मूव करा ही नहीं सकता। जब स्लिप होने लगेगा तो उस चीज को अपोज जरूर कर सकता है, वो मूव नहीं करा सकता वो। चलो देखो यार, इस वाले क्वेश्चन में अगर देखे तो इसका एफबीडी बना लो, सवाल आसानी है। एक तो इधर की तरफ इस पे नॉर्मल लगेगा, और पीछे के डायरेक्शन में m इंटू ए के बराबर सूडो फोर्स लगेगा, अगर हम इसके ऊपर बैठ करके ऑब्जर्व करें तो, हाँ या ना? और नीचे की तरफ mg, और फ्रिक्शन किधर की तरफ? ऊपर के डायरेक्शन में, यही लगेगा। और अगर ये स्लिप नहीं हो रहा है यानी F मैक्सिमम जो पॉसिबल है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू mg। बेटा ऐसे सवाल जो आप डायरेक्ट इक्वलिटी लगा, सॉरी इक्वल करके मत सॉल्व करना, ये चीजें पता होनी चाहिए कि ग्रेटर देन लेस देन कहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है? तो F ग्रेटर मैक्सिमम जो होना चाहिए ग्रेटर देन mg, तभी स्लिप नहीं करेगा। तो यहाँ से F मैक्सिमम की वैल्यू किसके बराबर? म्यू इंटू एन, और हम इसके ऊपर अगर बैठ के देखेंगे तो ये हमें रेस्ट पे दिख रहा होगा, इस डायरेक्शन में इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं दिखेगा, यानी n की वैल्यू किसके बराबर? m इंटू ए शुड बी ग्रेटर देन m इंटू जी,
यानी m से m कैंसिल, a शुड बी ग्रेटर देन किससे, g अपॉन म्यू से। तो यहाँ देखो मिनिमम पूछा है, ठीक है, तो ये तो चलो भाई ठीक है, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर पूछ दे एक्सेलरेशन की वैल्यू तो आपका आंसर ये आना चाहिए। ऑप्शन में दोनों हो सकता है कि a इक्वल टू जी बाई म्यू और a ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाई म्यू। तो ये चीज आप ध्यान रखना, इन सब सवालों को इनइक्वालिटी का यूज करते हुए करना है। क्लियर हुआ सभी को, हाँ या नहीं ये बताओ। यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये दे रखा है 8 kg का, ये दे रखा है 4 kg का, और ये दे रखा है 20 kg का। म्यू की वैल्यू जो दे रखा है, यहाँ पे म्यू दे रखा है 0.2। चलो लिखो, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। हाँ ना, वो तो फ्रिक्शनलेस सरफेस। 8 kg वाले पे म्यू नहीं दिया हुआ है, वो स्मूथ सरफेस है। चलो देखो यार इधर, यहाँ एक बार देखो, यहाँ पे हमें बताया जैसे दो स्ट्रिंग है, यहाँ टेंशन T1 मान लो, यहाँ टेंशन T2 मान लेते हैं। ये T2 सॉरी हाँ T1 इधर की तरफ और पीछे की तरफ अगर ये एक्सेलरेट होगा सिस्टम तो क्या होगा कि इधर की तरफ म्यू इंटू एम जी लगेगा, यानी 8 न्यूटन के बराबर। अब एक बात बताओ, क्या सबका एक्सेलरेशन सेम, क्या सबका एक्सेलरेशन सेम होगा भाई? ये चीज मैं किसी को भाई एक्सेलरेशन सेम होगा। एक बात बताओ, ये जितने से नीचे जाएगा क्या ये रस्सी भी उतने ही से नीचे जाएगी और ये रस्सी भी उतने से ही नीचे, हाँ या ना? जितने जितना ये नीचे गिरेगा कि ये दोनों रस्सी उतना ही नीचे आएंगे, एक्सेलरेशन सेम होगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन ए हो गया, यहाँ पे एक्सेलरेशन ए, और यहाँ पे भी ए के बराबर, और इस पे 200 न्यूटन नीचे की तरफ, और यहाँ एक लगेगा T2। तो देखो यार, पहला इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं कि T1 माइनस 8 इक्वल्स टू 4 इंटू ए के बराबर, इक्वेशन 1। वहां से T2 इक्वल्स टू 8 ए के बराबर, इक्वेशन 2। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 200 माइनस T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 20 इंटू ए के बराबर, 20 इंटू ए, ये इक्वेशन नंबर 3। यही 3 इक्वेशन आएगा, सॉल्व कर लो इसको। यहाँ से हम लोग देखें तो T2 इक्वल्स टू 8 ए आ रहा है, T2 इक्वल्स टू 8 ए पुट कर सकते हैं, T1 की वैल्यू इसी इक्वेशन में सारा पुट कर दो। ए सेम होगा अगर कैसे भी मास हो या फ्रिक्शन हो हमेशा नहीं। अब एक बात देखो यार, ये चीजें जनरलाइज हम लोग नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये सिस्टम है ना तो हमेशा दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, क्योंकि T1 और T2 अपनी वैल्यू खुद एडजस्ट कर सकते हैं। अगर पुली लगा दे यहाँ पे तो उस केस में नहीं बोल सकता कि हाँ यार ये फिर से ये सॉरी दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। T1 T2 सेम क्यों होगा बेटा? रस्सी अलग अलग है, रस्सी अलग है, T1 T2 सेम नहीं होगा। T इंटू ए वाला, हाँ इसमें देखो, अभी एक बात देखो, यहां से अगर करोगे तो सबका डिस्प्लेसमेंट यही लिखोगे। यार एक बात सोचो, अगर मान लो ये अगर आप वर्क डन बाय टेंशन वाला मेथड लगाना चाहो, कोई देख यहाँ से T1 इंटू क्या लिखोगे, T1 इधर की तरफ, ए इधर की तरफ, यहाँ पे भी T2 T1 इधर की तरफ, ए इधर, T2 ए सब दोनों का क्या आएगा सेम। क्योंकि यहाँ देख के सीधे सीधे पता चल रहा है कि दोनों का जितना ये नीचे डिस्प्लेस होगा उतना ही ये रस्सी भी नीचे आएगा और उतना ही ये रस्सी भी नीचे आएगा। तो इसीलिए हम लोग एक्सेलरेशन तो डायरेक्ट बिना कुछ किए ही बोल सकते हैं कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा सेम।
भाई पराग अब क्लियर हुआ? जितना ये ब्लॉक नीचे जाएगा उतने से ये रस्सी नीचे, और ये भी उतने ही से नीचे जाएगी। फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हुआ ना, तो अब एक बार देखो, चलो कोई दिक्कत नहीं, मान लिया हमने ए एक्सेलरेशन से मूव करना है, ठीक है, मान लिया हमने। अगर ये फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा और उतना सफिशिएंट फोर्स अगर नीचे नहीं लग रहा होगा, तो आपका एक्सेलरेशन अपने आप 0 आएगा। ये इसकी टेंशन नहीं लेनी कि हमने ए मान लिया और एक्सेलरेशन नहीं होते हुए भी कोई नॉन जीरो वैल्यू आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अगर इसका एक्सेलरेशन 0 है, अगर फ्रिक्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा तो नहीं मूव करेगा, अगर बहुत ज्यादा हुआ नहीं मूव करेगा, तो आपको अपने आप एक्सेलरेशन 0 आएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी अपने। चलो देखो यार, अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 200 माइनस T1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 4A + 8, 4A और -8 लिखेंगे, है ना। हाँ, 4A - 8, और T2 की जगह पे फिर से -8A = 20A के बराबर। यहाँ से किसके बराबर आएगा, तो 8 4 12 32 आ रहा है ना, और ये किसके बराबर, 192/32 = A। 6 आ रहा है क्या इससे, A = 6 आ जाएगा। यहाँ से T1 T2 कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ से हम T1 T2 कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो अगला सवाल लिखो। हाँ, अब तो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट तो खत्म ही हो गया। यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसका मास m1 है, और यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसका मास m2 है। ये इधर की तरफ G/7 से जा रहा है, यहाँ पे म्यू है, और एक और चीज दे रखा है कि m1 = 7.5 m2, m1 = 7.5 m2 के बराबर, ठीक है। और m1 लिखो, m1 and m2 are at rest with respect to cart. m1 and m2 are at rest with respect to cart. Find the value of mu. Find the value of mu. नहीं, एक मिनट, फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू। ये स्मूथ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू, ऊपर वाला जो सरफेस है वो स्मूथ दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है कि m1 m2 रेस्ट है, इसके रेस्पेक्ट में ये स्मूथ है, ये रफ है, हमें m1 m2 में रिलेशन दिया हुआ है, हमें म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। म्यू बस वही निकाल लो, उसके बाद करिएगा, दे ही रखा है। m1 = कितना था, 0.7। चलो देखो यार, एक बार यहाँ से देखिए तो एक बार देखो, इसके ऊपर तो एक टेंशन फोर्स इधर लगेगा T, और इसके ऊपर बैठ के देखें तो ये रेस्ट पे दिखेगा, तो एक सूडो फोर्स लगेगा, हाँ या ना। एक तो टेंशन T इधर की तरफ लगेगा, और इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा पीछे के डायरेक्शन में। क्योंकि हम इसके ऊपर बैठ के देख रहे हैं तो ये रेस्ट पे दिखेगा, तो सूडो फोर्स कितना, तो m1 × G/7 के बराबर एक्सेलरेशन दे रखा है इसका। अब एक बार देखो, यहां से नीचे जो होगा, एक तो m2 लग रहा होगा, सॉरी m2G, ऊपर की तरफ टेंशन T, और इसके स्लाइड करने की टेंडेंसी किधर होगी, नीचे, तो फ्रिक्शन मान लो किधर की तरफ, ऊपर की तरफ।
और एक सूडो फोर्स, एक नॉर्मल इधर की तरफ और सूडो फोर्स पीछे, m2 इंटू G/7 के बराबर, यही आएगा। FBD कितने लोगों का सही था? FBD कितने लोगों का सही था? चलो बस इसके बाद सवाल खत्म। यहाँ पे पहला इक्वेशन क्या लिखेंगे, T इक्वल्स टू m1 इंटू G/7। उस वाले में क्या लिखेंगे, तो m2G इक्वल्स टू T प्लस F के बराबर, ठीक है। और F की वैल्यू किसके बराबर, तो म्यू इंटू N, और N की वैल्यू किसके बराबर, N इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, N इक्वल्स टू m2 इंटू G/7। ये सॉल्व कर लोगे या कर दूं मैं सॉल्व? हो जाएगा, आंसर है 0.5। सॉल्व हो जाएगा ये, क्योंकि कुछ खास है नहीं यहाँ पे, बस टी की वैल्यू यहाँ से उठा के चाहो तो पुट कर दो, ये निकल म्यू की वैल्यू आएगी, बस वही वेरिएबल है, वहां से उठा के पुट कर दे, सॉल्व कर लेना। चलो अगला सवाल लिखो, अब थोड़ा सा ठीक सवाल, यहाँ से देखो। एक बात देखो, यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, आंसर बेटा 0.5 है, आंसर 0.5 है। एक मिनट बेटा, हो गया। चलो देखो, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ये एंगल थीटा है और ये वाली लेंथ कितनी है, L के बराबर। यहाँ पे एक स्मॉल एम मास रखा हुआ है जो कि ये स्लाइड कर रहा है। चलो सवाल लिखो, इफ एंगल थीटा इज वेरिड, इफ एंगल थीटा इज वेरिड keeping L constant, if angle theta is varied keeping L constant, at what angle the time of sliding will be least, at what angle the time of sliding will be least, किस एंगल पे जो टाइम ऑफ स्लाइडिंग होगा वो लीस्ट होगा। हाँ बस करो रे, L कांस्टेंट है तो 90 कैसे हो जाएगा? हाँ म्यू ले लो ना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू बिना उससे काम कहाँ चलेगा, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। हाँ बहुत, यहाँ भी बैठे हुए हैं लोग ऐसे 90 बोलने वाले भाई तुम अकेले नहीं हो। अरे भाई L कांस्टेंट, सवाल तो पढ़ ले एक बार कम से कम। जब 90 कर दोगे तो L कैसे कांस्टेंट रह जाएगा? इतना महान आंसर कहाँ से ले आते हो? 45 गलत है भाई इसमें। मैं बताओ, वेरिएबल क्वेश्चन में भी एकदम आंसर कर, वो इंटीग्रल आंसर ले आ रहे हो तुम लोग। कुछ नहीं दिया फिर भी वैल्यू आ रही है। यही टैलेंट है, जरूरत इसी टैलेंट की है इंडिया को। कॉट थीटा की कुछ वैल्यू भी तो आएगी भाई, वैसे भी गलत ही है, बाकी बोल दो एक बार। tan इनवर्स क्यू, नहीं गलत है भाई, वो तो वो टाइम होता है जब स्लाइडिंग स्टार्ट होगी, यहाँ ऑलरेडी स्लाइडिंग हो रही है। चलो यार देखते हैं अभी यहाँ पे। पहले तो एक बात देखो, अगर स्लाइड होना शुरू, देखो जब भी मिनिमम मैक्सिमम इन सब की बात हो ना, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि जिस चीज का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ना, इन जनरल वो वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना। जैसे यहाँ पे हमें किस चीज के मिनिमम की बात कर रहे हैं, क्यों?
कि किस थीटा के लिए टाइम मिनिमम होगा। तो हम पहले मान लेंगे कि चलो यार कोई इन जनरल थीटा ले लेंगे और उस थीटा के ऊपर हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि उसको कितना टाइम लगेगा स्लाइड होने में, ठीक है। तो चलो इसका एक्सेलरेशन हमें पता है किसके बराबर होगा, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे नीचे की तरफ कितना लगेगा, mg साइन थीटा एक फोर्स लगेगा, और ऊपर के डायरेक्शन में कितना, म्यू mg कॉस थीटा के बराबर यही लगेगा। एक बात देखो, अब एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, तो g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा के बराबर। ये चीजें मैंने पहले भी बता रखी है आपको, ठीक है। अब एक बार सोचो, ये L है, ये कितना मान लेते हैं x, x इक्वल्स टू किसके बराबर, x, एक बार देखो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, L अपॉन x, यानी x इक्वल्स टू किसके बराबर, तो L सेक थीटा, L बाई कॉस यानी L सेक थीटा के बराबर, हाँ है ना, x की वैल्यू किसके बराबर, L सेक थीटा, ये हो गया। कितना डिस्टेंस चलना है इसको, L सेक थीटा, एक्सेलरेशन कितना है, इस वाले के बराबर, ठीक है। चलो अब यहां से अगर हम लोग देखें तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यही लगेगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लगा सकते हैं। s की वैल्यू किसके बराबर, L सेक थीटा इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0, तो 1/2 इंटू एक्सेलरेशन कितना, तो g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा के बराबर इंटू टी स्क्वायर। यहां से हम टाइम t की वैल्यू किसके बराबर निकालेंगे, तो टाइम t इक्वल्स टू 2L सेक थीटा अपॉन किसके, यहां से टी स्क्वायर की वैल्यू पुट करते अपॉन कितना, g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा के बराबर। क्या यहां तक क्लियर हो गया सभी को, हाँ है ना। अब एक बात सोचो, हमें टाइम की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वो किसके रिस्पेक्ट में वैरी कर रहा है, थीटा। तो हमें करना क्या चाहिए कि डी टी बाई डी थीटा इक्वल्स टू 0, बस यही काम करना रहता है। जब भी आपको अगर मैक्सिमम मिनिमम वाले सवाल आए तो पहले तो जिस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं वो क्वांटिटी इन जनरल के लिए निकाल लो और उसके बाद उसको डिफरेंशिएट कर दो जो भी वेरिएबल हो। यहाँ पे वेरी कौन कर रहा है, थीटा, वेरी थीटा कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो थीटा वेरी कर रहा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। तो चलो भाई यार यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा यहाँ तक तो ठीक था, उसके बाद डिफरेंशिएशन बस इसी को करना है, देख के डर गए थे, है ना। एक बार देखो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, टी स्क्वायर की वैल्यू ये है, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, 2t इंटू डी टी बाई डी थीटा इक्वल्स टू 0 के बराबर, हाँ है ना। 2t, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, हमें तो डी टी बाई डी थीटा इक्वल्स टू 0 चाहिए। तो डी टी बाई डी थीटा एक काम करते हैं, इसको टी स्क्वायर, टी को इधर ही ले जाते हैं, वैसे टी की वैल्यू ये रही, टी इक्वल्स टू, यहां से देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले तो अब इस पूरे को डिफरेंशिएट कर रहा है तो कुछ आएगा 1/2, एक्सप्रेशन ज्यादा बड़ा नहीं करते, इसको मैं मान लेता हूँ x, या इसको मान लेता हूँ कोई भी कौन सा y मान लेता हूँ मैं, ठीक है। इस पूरे को अगर मैंने y माना तो क्या लिखूंगा मैं, 1/2 इंटू वाई की पावर माइनस ऑफ 1/2, क्या बोलते हो, सही है। ध्यान से देखना, एक लाइन में हो जाएगा ये, 1/2 वाई की पावर माइनस 1/2। उसके बाद हमें क्या करना है, तो इस पूरे को डिफरेंशिएट करना है, वैसे भी ये उधर जाके 0 होना है इसको, ठीक है। तो ये पूरे को डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, तो 2L, अब ये हमारा u हो गया और ये हो गया v वाला पार्ट, कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे। तो पहले किसको यहां से ले आते हैं, g साइन थीटा माइनस म्यू जी इंटू कॉस थीटा, यही आएगा भाई, हाँ है ना। इसको डिफरेंशिएट करो किसके बराबर, 2L इंटू सेक थीटा का डिफरेंशिएशन, सेक थीटा इंटू टैन थीटा, सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है, यही होता है ना, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन, माइनस किसके बराबर, तो अब कौन बाहर आएगा, तो L2L सेक थीटा बाहर आएगा, बाहर आएगा, मैं इसको यहां लिखता हूं 2L सेक थीटा इंटू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, तो g साइन थीटा का डिफरेंशिएशन g कॉस थीटा और
माइनस म्यू जी कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन, तो प्लस म्यू जी साइन थीटा के बराबर। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? अपॉन में इस पूरे का स्क्वायर आएगा, उधर जाके सब जीरो हो जाएगा, ये भी पूरा जीरो बचेगा, कौन सा? बस ये वाला पार्ट। हाँ है ना? तो अब एक बात देखो, यहां से अगर हम लोग देखें इसको तो क्या आएगा? जी भी कैंसिल आउट हो रहा है क्या? देखो पूरा जी इसमें भी है, इसमें भी है, और इन दोनों में भी। जी को उधर भेज दो, ये भी पूरा उधर जाके जीरो। अपॉन में जो आएगा स्क्वायर, जो वी स्क्वायर आता है, वो भी उधर जाके जीरो होगा। बचेगा कौन सा? यहाँ से देखो एल सेक थीटा को भी जीरो, एल सेक थीटा भी उधर जाके जीरो। बचेगा अब कौन कौन सा, तो वो देख लेते हैं। साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू कितना? इंटू कितना हो जाएगा? टू भी तो है यार, टू भी है, हाँ है ना? अच्छा, टू दोनों में ही कॉमन है, तो यहां से हम क्या लिखेंगे? इंटू, एक मिनट, सेक थीटा इंटू टेन थीटा ले लेते हैं, क्योंकि यार वो वेरिएबल है ना। सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है भाई, माइनस ये किसके बराबर आएगा? तो टू सेक थीटा, हाँ अरे यार, ये माइनस ऑफ सेक थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर, ठीक है? सेक थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस सेक थीटा इंटू कितना? माइनस साइन सेक थीटा इंटू कितना? म्यू साइन थीटा के बराबर। सेक थीटा इंटू म्यू साइन थीटा के बराबर इक्वल्स टू कितना? जीरो। यही आएगा। बस इसको अब सॉल्व कर लेते हैं एक बार। यहां से देखो ये कितना? 1/cos है, ये कितना? साइन बाई कॉस। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यही आएगा, हाँ है ना? साइन थीटा 1/cos है, और ये किसके बराबर? साइन थीटा इंटू साइन बाई कॉस ले लो, हाँ साइन 1/cos है ना, साइन इंटू सेक थीटा 1/cos है, और ये साइन बाई कॉस, कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस म्यू इंटू, यहां से देखो ये कितना? क्यों? ये किसके बराबर? माइनस म्यू कितना? tan थीटा, यही आएगा। और ये -1, और ये किसके बराबर? साइन बाई कॉस, तो माइनस ऑफ म्यू tan थीटा के बराबर, यही आएगा, हाँ है ना? तो अब एक बार देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर थीटा, अरे यही आएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2 म्यू tan थीटा, 2 म्यू tan थीटा -1 इक्वल्स टू किसके? जीरो के। अब एक बात देखो, क्या ये tan थीटा में एक क्वाड्रेटिक बन रहा है? तो tan थीटा को क्या ले लो? tan थीटा इक्वल्स टू y ले लेते हैं। तो यहाँ से कितना? y स्क्वायर माइनस ऑफ 2 म्यू इंटू वाई -1 इक्वल्स टू जीरो। क्या ये क्वाड्रेटिक हम सॉल्व कर सकते हैं अब? क्या ये वाला क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाएगा, हाँ या ना? ये क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लोगे, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ऑब्वियसली लिख रहे हो यहां से देखो y इक्वल्स टू क्या लिख देंगे? माइनस माइनस प्लस 2 म्यू प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 4 म्यू स्क्वायर -1 -4ac, तो प्लस कितना आ जाएगा? 4/2 के बराबर। और ये y की वैल्यू किसके बराबर हम लिख देंगे? tan थीटा के बराबर। क्लियर हुआ ये चीज, हाँ है ना? नहीं, एक आध और खतरनाक तो कराना। ना बेटा, क्या था सर ये? अच्छा सवाल था बेटा, चलो देखो यार, अगला सवाल लिखो। अगला सवाल अब देखो, अरे रिकॉर्डिंग में अब देख लेना। अब एक सवाल मैं कराना चाहता हूँ और एक सवाल घर के लिए देना। 14 मिनट ही बचे हुए। यहाँ से देखो अपने पास, यहाँ से
एक स्मॉल m1 मास है और यहाँ पे एक स्मॉल m2 मास है, ठीक है। इसके ऊपर एक F फोर्स लग रहा है जो कि KT के बराबर है भाई, T टाइम है यहाँ पे, वेरिएबल फोर्स लग रहा है। ये हमारा क्या है, म्यू यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और ये नीचे वाला सरफेस स्मूथ है, नीचे वाला सरफेस स्मूथ है। चलो लिखो, फाइंड, सवाल लिखो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ, इसको मान लो A, इसको मान लो B, एक्सेलरेशन ऑफ A एंड B, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ A एंड B with the variation of time, find acceleration of A and B with the variation of time t। देखो सवाल आसान है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, देख के भले ही लग रहा हो कि अजीब है, लेकिन सवाल आसान है अगर सोच पा रहे हो। ऑफलाइन क्लास में कितने बालक आए हैं अरे भाई, तुम क्या बूढ़े हो गए हो? आ सकते हो जिसको भी ऑफलाइन आना हो। सवाल समझ आया? पहले ये चीज बताओ भाई, m2 मास, m1 मास, F इक्वल्स टू KT। क्या पहले ये दोनों साथ में मूव करेंगे? हाँ या ना? पहले ये दोनों साथ में मूव करेंगे। जब साथ में मूव करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना? When both will move together, या लिख दो when there is no slipping, when there is no slipping, अगर इन दोनों ब्लॉक के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं, भाई स्टार्टिंग में तो यही आएगा, F इक्वल्स टू KT है तो इनिशियली T इक्वल्स टू 0 पे तो फोर्स तो 0 ही है। तो जब अगर स्लिपिंग अगर नहीं होगी उस केस में एक्सेलरेशन बताओ कितना? क्या दोनों साथ में मूव करेंगे? और A इक्वल्स टू F एक्सटर्नल अपॉन M के बराबर, तो F एक्सटर्नल कितना? K इंटू T अपॉन कितना? M1 प्लस M2। ये कब की बात होगी? जब तक स्लिपिंग ना हो, जब तक स्लिपिंग ना हो तब ये दोनों इस एक्सेलरेशन से चलेंगे, ठीक है। अब एक बात देखो, जब स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, व्हेन स्लिपिंग विल स्टार्ट, अभी टाइम भी निकालेंगे कब स्लिपिंग स्टार्ट होगी, व्हेन स्लिपिंग विल स्टार्ट। अब इसकी वैल्यू आप खुद से एक बार निकालो, इसमें एक पॉइंट है जहां आप पहले गलती करोगे तभी समझ आएगा। ये M2 मास का एक्सेलरेशन, M1 मास का, जब स्लिपिंग शुरू हो जाएगी उस समय दोनों का एक्सेलरेशन निकालना। जब स्लिपिंग शुरू हो जाएगी उस समय दोनों का एक्सेलरेशन निकालना, एक पॉइंट है वहां आप गलती करोगे जरूर पहले, लेकिन करोगे तभी सीख पाओगे। पहले एक बार ट्राई करो खुद से कि दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा। एक बात सोचो पहले कि स्लिपिंग जब होगी तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो यार इसको कौन लगा मूव कराएगा? नीचे वाले को ब्लॉक को कौन मूव कराएगा? बस फ्रिक्शन। और जब स्लिप करेगा तो क्या इसके ऊपर भाई इधर की तरफ म्यू इंटू M2 इंटू जी के बराबर यही फोर्स लगेगा, हाँ या ना? और इसके ऊपर पीछे के डायरेक्शन में म्यू इंटू M2 इंटू जी के बराबर यही लगेगा। तो इसका एक्सेलरेशन किसके बराबर? ये अगर A1 की बात करें, A1 यानी M1 का एक्सेलरेशन किसके बराबर? म्यू M2G बाई M1 के बराबर। और क्या आप ऐसा सोच रहे हो कि इसका एक्सेलरेशन KT माइनस म्यू M2G बाई M2? हाँ, M2G बाई म्यू M2G बेटा, म्यू M2G बाई M1 जो होगा नीचे वाले का एक्सेलरेशन होगा। एक मिनट देखते हैं, अभी टाइम निकालते हैं। क्या इसका एक्सेलरेशन आप यही बोलो KT माइनस म्यू M2G बाई M2 कितना होगा? अरे भाई एक बात बताओ, ये कौन सा फ्रेम में हो जाएगा? ये जब ये अगर ब्लॉक एक्सेलरेट कर जाएगा तो ये किस फ्रेम में है?
नॉन इनर्शियल फ्रेम में, हाँ या ना? जब ये अगर मान लो स्लिप करने लगा, ये कौन से फ्रेम में दिख रहा है आपको? नॉन इनर्शियल फ्रेम। बिना सूडो फोर्स कैसे लगा सकते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके ऊपर बैठ के देखो, पहले इसके ऊपर बैठ के देखो तो एक सूडो फोर्स इधर की तरफ लगेगा, m2 इंटू कितना, a1 के बराबर, हाँ या ना? हाँ, नेट एक्सेलरेशन अलग आएगा। यहां से अगर हम इसके रेस्पेक्ट में अगर एक्सेलरेशन निकाले तो वो किसके बराबर? kt माइनस म्यू इंटू m2g, kt माइनस म्यू इंटू m2g माइनस m2 इंटू a1 इक्वल्स टू किसके बराबर? m2 इंटू a2 के बराबर। क्या ये समझ आया? नहीं, अगर मान लो उसके रिस्पेक्ट में देखे तो बाकी अगर ऐसे करे तो फिर वही आएगा आंसर, kt माइनस वही आएगा, क्योंकि प्लस बाद में फिर कौन सा करना अपने को, प्लस a1 भी करेंगे, प्लस a1 भी करेंगे ना। अगर हम इसके रेस्पेक्ट में अगर डील करें तो यही एक्सेलरेशन आएगा, बाद में a2 प्लस a1 करना रहेगा, वही आएगा। मैं बोल रहा हूँ इसके ऊपर बैठ के अगर ऑब्जर्व करें तो इसके ऊपर kt लगेगा और पीछे कितना, म्यू m2g। इधर kt, इधर पीछे की तरफ म्यू m2g और पीछे की तरफ m2 इंटू a1। यहां से a1 की वैल्यू उठा के पुट कर दो, कितना आएगा? kt माइनस ऑफ म्यू m2g माइनस कितना आ जाएगा ये सही है ना, म्यू m2g बाई m1 किसके बराबर? m2। यहां से ये किसके बराबर आएगा? a1 की वैल्यू अगर करे तो म्यू इंटू m2 की जगह पे कितना, m2 स्क्वायर इंटू जी बाई कितना, m1, और अपॉन में ये किसके बराबर आ जाएगा? m2 इक्वल्स टू कितना, a2। ये a2 किसके रेस्पेक्ट में है भाई? विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक, विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक। ये इसलिए मैं निकाल रहा हूं कि अगर मान लो हमें ये पूछ दिया जाए कि कब ये अगर स्लिप करके नीचे गिर जाएगा, यहां से देखो ये निकालने का फायदा ये रहेगा अपने पास कि अगर मैं इसकी लेंथ दे दूं l, अगर मैं इसकी लेंथ दे दूं l और पूछूं कि यार ये कितनी देर में जाके गिर जाएगा, तो बस उस समय डायरेक्ट क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, l इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, l इक्वल्स टू, एक मिनट, l इक्वल्स टू ut प्लस हाफ। एक्सेलरेशन जो होगा वो टाइम के साथ, टाइम पे डिपेंड करेगा। एक्सेलरेशन का हमें वेरिएशन मिल चुका रहेगा किसके साथ? टाइम के साथ। तो टाइम के साथ मिल जाएगा तो वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले dv बाई dt कर दो, फिर dv बाई dt के बाद vt का इक्वेशन निकाल के v को s ds बाई dt लिख सकते हैं। तो अगर इसमें एक सवाल अगर और आ जाए कि l अगर इसका डिस्टेंस है तो ये कब गिरेगा वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। m2 a1 क्यों आया सर? कहाँ पे m2 a1? m2 a1 बेटा अगर इसके रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो कौन सा है m2 इंटू a1, इधर ही तो लगेगा सूडो फोर्स, मास ऑफ द ब्लॉक इंटू एक्सेलरेशन ऑफ किसका, जो फ्रेम है। यहां से आगे अपने पास a2, तो कितना आएगा, के टी बाई m2 माइनस म्यू इंटू जी और माइनस म्यू इंटू m2g बाई किसके बराबर, m1। ये हमारा किसके बराबर होगा, a2 की वैल्यू। और अगर ग्राउंड फ्रेम में करें तो अगर मान लो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर करना हो, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर करे तो किसके बराबर, वही आएगा a इक्वल्स टू किसके बराबर, ये a2 इधर की तरफ है, a1 भी इधर की तरफ है, तो क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड या एक्सेलरेशन ऑफ a with respect to ground equals to acceleration of a with respect to b plus acceleration of b with respect to ground। क्या आ जाएगा फाइनली, a2 प्लस a1, और ये आंसर यही आएगा अपना जो नेट एक्सेलरेशन होगा। यहां से अगर देखें ग्राउंड फ्रेम में करें तो वही आएगा kt माइनस म्यू m2g बाई कितना है, kt बाई m2 माइनस कितना, म्यू इंटू जी। अगर हम इसके रेस्पेक्ट में देखें तो वो किसके बराबर आएगा,
ये अपने पास के टी बाई एम टू माइनस म्यू जी माइनस म्यू एम टू जी बाई एम वन। जब ब्लॉक पे खड़े होकर के करोगे तभी आएगा, ब्लॉक पे अगर खड़े होकर के करे तो ही आएगा। अब एक बात बताओ, हमें वो टाइम निकालना है जब स्लिपिंग स्टार्ट होगी। नेक्स्ट पार्ट इसी का लिखो, द टाइम व्हेन स्लिपिंग विल स्टार्ट। हमें वो टाइम कैलकुलेट करना है जब स्लिपिंग स्टार्ट होगी। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में रखा हुआ है तो करेंगे उस समय। हमें वो टाइम की वैल्यू निकालनी है जब ये स्लिपिंग स्टार्ट होगी। हाँ, A2 कितना होगा? एक बात बताओ, जब ये स्लिपिंग स्टार्ट होगी तो क्या हम इसके रिस्पेक्ट में बैठ के देखेंगे तो ये स्लिपिंग शुरू हो चुकी रहेगी, हाँ है ना? जब हम इसके ऊपर बैठ के देखें तो हमें ये स्लिप करता हुआ दिखना चाहिए उस समय। अरे हाँ है ना, ये बताओ। और एक बात सोचो, जब आप इसके ऊपर बैठ के देखोगे तो उस केस में एक फोर्स इधर की तरफ लगेगा K इंटू टी, हाँ है ना? मान लेते हैं T1 टाइम पे स्लिपिंग हो रही है तो K इंटू T1 इधर की तरफ, और ये इधर की तरफ कितना, तो म्यू इंटू M2G के बराबर, अरे यही आएगा। और एक पीछे की तरफ सूडो फोर्स भी बैलेंस होगा, M2 इंटू A1, यानी T1 की वैल्यू किसके बराबर, तो म्यू M2G प्लस M2 इंटू A अपॉन किसके, K के बराबर। यही वो टाइम है जब स्लिपिंग क्या होगा, स्टार्ट होगा। इस समय केवल इसको फ्रिक्शन को नहीं, ये सूडो फोर्स को भी ओवरकम करना पड़ेगा, तब जाकर के स्लिपिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये एक्सेलरेटेड होगा। एक्सेलरेटेड तो ये शुरू से ही होगा भाई, और अगर स्लिपिंग शुरू करानी है तो इसके रेस्पेक्ट में जस्ट वो जीरो एक्सेलरेशन से स्टार्ट हुआ होगा, हाँ है ना? अगर जब स्लिपिंग शुरू होने वाली रहेगी तो जस्ट इसके रेस्पेक्ट में ये कुछ एक्सेलरेशन आना शुरू हुआ होगा, उससे पहले ही ऑलरेडी ये दोनों ब्लॉक एक्सेलरेटेड जरूर होंगे। लेकिन जब इसके रेस्पेक्ट में बैठ के आपको लगे कि हाँ ये स्लिपिंग शुरू होगी, उस समय इसके रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन आएगा, यानी केटी जो है उसको इन दोनों फोर्स को बैलेंस करना होगा। क्लियर हो गया? एक सवाल बेटा घर के लिए लिख लो। हाँ, लेंथ अगर दे देना तो जैसे मान लो, अगर हमने ये चीज एक्सेलरेशन निकल गया, अब इस केस में हम लोग कैसे डील करेंगे कि A इक्वल्स टू क्या करना होगा, dv बाई dt इक्वल्स टू ये पूरा आएगा, और यहाँ से v और t का एक इक्वेशन मिलेगा। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, v और t, तो v को ds बाई dt लिखो और उसको इंटीग्रेट करके जीरो से L डायरेक्ट अपने पास वहां पे अप्लाई कर पाएंगे, अगर इसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन पता है तो। समझ आया? एक बार देखो, ए इसके रेस्पेक्ट में मिल गया। अब आप क्या कर रहे हो कि इसके ऊपर बैठ के देख रहे हो, हमें सवाल यही दिया गया है कि ये कब जाके नीचे गिरेगा। HCB में जाना एक लास्ट सवाल है अपने पास इसी टाइप का, ठीक है? तो यहाँ से अब ये दिया हुआ है कि आप इसके रेस्पेक्ट में बैठ के अब इसका एक्सेलरेशन देख रहे हो कितना, A2। अब यहाँ से हमें A और T का इक्वेशन पता है, dv बाई dt कितना होगा, A को dv बाई dt लिख सकते हैं, dv बाई dt इक्वल टू ये पूरा vt इक्वेशन मिलेगा, v इक्वल टू ds बाई dt, वहां से कर लो। इसके रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन पता होने का यही फायदा है, वहां पे एग्जैक्टली सेम सवाल है, उसमें ये वेरिएबल फोर्स नहीं है, ये ऐसे ही इसके ऊपर कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। सवाल अच्छा है, वो एक बार ट्राई कर लेना। चलो एक सवाल बेटा लिख लो घर के लिए।
यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है म्यू। चलो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी स्मॉल एम। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी स्मॉल एम acceleration of body small m relative to horizontal surface on which wedge slides relative to horizontal surface on which wedge slides। ये नीचे आंसर लिखा हुआ है।